बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा लियाकत है और ये हमारा वीसीपी डीसीवी का 6.0 का 6 लेक्चर है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपना जो बिल्कुल लास्ट लेक्चर था लेक्चर 5 उसके अंदर हमने क्या किया। अच्छा, लेक्चर 5 के अंदर हमने क्या किया था, हमने वर्चुअल मशीन बनाई थी, एक वर्चुअल मशीन बनाई थी। और फिर मैंने आपको उसको सेटिंग बताई बनाते कैसे हैं और उसके अलावा कौन कौन सी सेटिंग है उसके अंदर। और फिर मैंने टूल्स बताए आपको, VMware टूल्स के बारे में कैसे इंस्टॉल करने हैं। फिर वर्चुअल मशीन की कुछ सेटिंग्स बताई हैं आपको। और फिर मैंने स्नैपशॉट्स उसके बताए कि स्नैपशॉट्स किस तरह काम करते हैं। ठीक है, बाकी परफॉर्मेंस ग्राफ वगैरह मैंने आपको वर्चुअल मशीन का नहीं दिखाया, जो मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं आज के लेक्चर में उसको कवर कर लूँ। नहीं तो फिर हमारा आगे एक पूरा लेक्चर है इसी के ऊपर कि आपने मॉनिटरिंग कैसे करनी है अपनी डिफरेंट चीज़ों की, जो ग्राफ है उसको कैसे देखना है, ठीक है, परफॉर्मेंस को कैसे व्यू करना है। सो उसमें कवर कर लेंगे, नहीं तो हो सकेगा तो मैं इसमें लेक्चर में कवर कर दूंगा आपको। अच्छा, आज के लेक्चर में जो हम मेन फोकस करेंगे वो सबसे अहम चीज़ है, जैसा कि एक EXI एक कंपोनेंट है इंस्टॉल उसके लिए, हाइपरवाइजर है, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं vSphere क्लाइंट के। इसी तरह हमारा जो सबसे अहम कंपोनेंट है EXI के बाद वो है आपका वी सेंटर सर्वर। ठीक है, हम वी सेंटर सर्वर को आज इंस्टॉल कर रहे होंगे। ठीक है, वी सेंटर सर्वर को इंस्टॉल करके हम होस्ट जिसके अंदर जो हमारा एग्जिस्टिंग होस्ट है, जो जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी एक Windows 7 x86 मशीन भी होस्टेड है, हम उस मशीन होस्टेड है, इस जो होस्ट है हमारा ये वाला, इस होस्ट को हम वी सेंटर में ऐड भी कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हम वी सेंटर को एक एक्सेस करेंगे वेब के जरिए, कि वेब के जरिए इसको किस तरह एक्सेस किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज वी सेंटर, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, वी सेंटर एक बिल्कुल आप ऐसा समझ लें कि सिमिलर, जैसे क्लाइंट है आपका vSphere का उसी तरह है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी पावर ज़्यादा है, मतलब मोस्ट पावरफुल है। जैसा कि जो चीज़ें आपको EXI में अवेलेबल नहीं होती वो आपको वी सेंटर के जरिए अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, और आप ये आपका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए भी वी सेंटर को यूज़ किया जाता है। जब आपके पास एक से ज़्यादा EXI होस्ट होते हैं, या आपने कोई ऐसा टास्क परफॉर्म देना होता है जो स्पेसिफिकली सिर्फ वी सेंटर पे से मुमकिन हो सकता है। अच्छा, वी सेंटर जो होता है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कह लें या सॉफ्टवेयर कह लें आप इसको। ये विंडोज सर्वर पे इंस्टॉल होता है। ठीक है, यहाँ एक ये लिनक्स सर्वर पे इंस्टॉल होता है। ये EXI की तरह नहीं है, जिस तरह हमारा EXI होता है कि वो बेयर मेटल है और डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है। नहीं, इसके लिए आपको विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगी, कोई भी 2012 कर लें आप जो कंपेटिबल है, क्योंकि हम 6.0 कर रहे हैं तो हमारे लिए 2012 ही कंपेटिबल है, 2012 पे ही हम इसको कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट देता है आपकी। ठीक है, कि आप एक वी सेंटर को एक्सेस करें और वहीं से आप अपने जितने भी होस्ट हैं, चाहे एक दो तीन चार जितने भी होस्ट हैं, उन सबको एक ही जगह से आप वहां से मैनेज कर सकें। ठीक है, और जितने भी आपके डाटा सेंटर में होस्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, बजाय इसके कि आप जिस तरह हमने भी एक होस्ट को एक्सेस किया ना, इसी तरह मेरे पास अगर एक और होस्ट है, मेरे पास तीन चार होस्ट हैं, तो मैं डिफरेंट होस्ट को क्या बार बार लॉग आउट करके नया होस्ट कनेक्शन करूंगा? नहीं, इसीलिए हम वी सेंटर यूज़ करते हैं, ताकि वी सेंटर के जरिए हम उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, अच्छा, वी सेंटर के इस एक्सेस के अलावा और भी बहुत अहम रोल है। वो अहम रोल ये है कि बहुत से फीचर्स जैसे वी मोशन आपकी रनिंग मशीन को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव करता है। जो क्लस्टरिंग है आपकी, ठीक है, वो क्लस्टरिंग में हाई अवेलेबिलिटी वो वी सेंटर के जरिए मुमकिन होती है। VMware अपडेट मैनेजर, जब आप 5.5 से, ठीक है, 5.5 से आप 6.0 पे अपडेट कर रहे होते हैं अपने वर्जन को, तो अपडेट मैनेजर उसके लिए वी सेंटर के जरिए काम आता है, जो आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बगैर बगैर कोई इशू किए, इंटरप्ट किए, आपकी चीज़ों को अपग्रेड कर देता है। और एक DRS फीचर है, जो आपका उसका जो क्लस्टरिंग है उसका फीचर है, तो वो भी वी सेंटर के जरिए ही होता है। अगर वी सेंटर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इन सब फीचर से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अच्छा, वी सेंटर होता क्या है, थोड़ा टेक्निकली आपको मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल आप देखें, जिस तरह हमारा एक ये होस्ट है, ठीक है, या ये होस्ट है, या दो होस्ट ये हैं, एक मेरा सिंगल होस्ट ये है, एक मेरा सिंगल होस्ट ये। सो पहले क्या था, पहले मेरे पास ये दो होस्ट थे। ठीक है, मेरे पास एक ये होस्ट 1 था, होस्ट 2 था। अब मैं क्या करता था, मैं अपने इस vSphere क्लाइंट से, जो मेरे लोकल सिस्टम था, उससे मैं कनेक्शन पहले इसका बनाता था। ठीक है, और इसी तरह मैं एक और vSphere क्लाइंट ओपन करके इससे कनेक्शन बनाता था। सो मेरे पास कोई
सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं थी कि मैं एक ही जगह जाऊं और दोनों होस्ट को एक्सेस कर लूं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, अच्छा दूसरा ये था कि मेरे पास होस्ट तो दो थे, लेकिन ये आपस में क्लस्टर्ड नहीं है, हाई अवेलेबिलिटी नहीं है, डीआरएस नहीं है, ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहे आपस में। अगर मेरा ये फेल हो जाता तो हो जाए, उसे इस चीज़ से, इस सर्वर को कोई कोई फर्क नहीं है कि मेरा वन सर्वर फेल हो गया या नहीं हुआ, वो अपना स्टैंड अलोन चल रहा है और वो चलता रहेगा। लेकिन जब मेरा ये सर्वर डाउन हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा, और सारी वीएम्स भी, जाहिर बात है ये वीएम्स भी डाउन हो जाएंगी, तो वीएम्स को भी दोबारा मूव करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों मकसद के लिए एक अपना एक वी सेंटर जो सर्वर है वो इंस्टॉल किया, और मैंने अपने ये दोनों होस्ट इस वी सेंटर में ऐड कर दिए। अब जब मैंने ऐड किए ये दोनों होस्ट, तो एक तो मेरा बेहतरी ये होगी कि मैं अपने वीस्पर क्लाइंट से बैठे सिर्फ इस सर्वर को एक्सेस करता हूँ, इसका आईपी देता हूँ, जो भी मेरा आईपी है, यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ, और जब मैं यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ मेरे पास लिस्ट में ये सर्वर नजर आ जाते हैं 1 2। अब मैं इसके ऊपर भी वही टास्क कर सकता हूँ जो मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर सकता था, और मच मोर टास्क मेरे पास वी सेंटर की वजह से अवेलेबल हो जाएंगे, और वही एडमिनिस्ट्रेशन टास्क मैं इस पे भी परफॉर्म दे सकता हूँ इंडिविजुअली। और अगर मैं इन दोनों को क्लस्टर बना देता हूँ इन दोनों का, तो मैं इन दोनों का जब क्लस्टर बनाता हूँ तो वो एक दूसरे से शेयरिंग भी कर रहे होते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी में डीआरएस या एचए, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक लेक्चर है उसके ऊपर, दो बल्कि दो लेक्चर है उसके ऊपर। सो उसमें जाकर जब हम पढ़ेंगे क्लस्टरिंग के बारे में, तो तब आपको आइडिया होगा कि ये वी सेंटर आपका किस हद तक इंपॉर्टेंट है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, और किस हद तक इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, वी सेंटर की सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है कि ये आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो सर्वर 2012 जो है वो तो 64 बिट ही है, तो आप सर्वर 2012 इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और इसको एक डेटाबेस चाहिए होती है। सो अभी हम सिंपल अपना नॉर्मल वी सेंटर कर रहे होंगे तो उसमें हम एम्बेडेड डेटाबेस यूज़ कर लेंगे। ये अगर आप एम्बेडेड नहीं यूज़ करते तो आपको एसक्यूएल जो सर्वर है वो लगाना पड़ेगा, और उसकी डेटाबेस को इसके साथ माउंट करवाना पड़ेगा। लेकिन हम तो, हमारा तो नॉर्मल सेटअप है और हम इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में जा भी नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एम्बेडेड डेटाबेस को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ डेटाबेस की जैसे मैंने बात की, ये अपनी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जाहिर बात है जब वीसेंटर इंस्टॉल होता है तो वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं तो सेव करता है ना, कि उसके पास कितने होस्ट हैं, कितने होस्ट ऐड हैं, उनका यूज़र नेम क्या है, उनका पासवर्ड क्या है, क्या परमिशंस हैं, क्या रोल्स हैं, किस किस यूज़र को क्या रोल देना है एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू, किस यूज़र को क्या ऑथेंटिकेशन देनी है, तो वो सब सारी चीज़ें हैं वो आपकी डेटाबेस में सेव होती हैं हमेशा, ठीक है। अब डेटाबेस जब आप इंस्टॉल या अपग्रेड कर रहे होंगे, तो अगर आप एम्बेडेड यूज करेंगे डेटाबेस जो हम यूज कर रहे होंगे, तो वी सेंटर है जो वो एम्बेडेड डेटाबेस यूज कर लेगा, और आपकी एग्जिस्टिंग, मतलब एग्जिस्टिंग कहते हैं, एक एम्बेडेड डेटाबेस यूज करेगा जो आपको नजर नहीं आएगी, आप मैन्युअली उस डेटाबेस को मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल कर लेंगे एक्सटर्नल एक और सर्वर पर, तो आप उस डेटाबेस को इंडिविजुअली भी मैनेज कर सकेंगे, जो एक बहुत बड़े एनवायरनमेंट में यूज होती है, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, हमारी इंस्टॉलेशन हो गई, हमने सर्वर 2012 खड़ा किया, वी सेंटर की इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास कनेक्शन के कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। पहला तो मेरे पास कनेक्शन का तरीका है इसके पास वीस्फीयर क्लाइंट का, जो हम एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं। यहाँ हम आईपी देंगे, ठीक है, वी सेंटर सर्वर का यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, जो भी हम सेट करेंगे, और इसके जरिए हम अपने वी सेंटर सर्वर को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा वीस्पेयर क्लाइंट, बहुत से ऐसे टास्क हैं जो आपके वीस्पेयर क्लाइंट से मुमकिन नहीं होते, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको वेब पे लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, वीस्पेयर वेब क्लाइंट है, वीस्पेयर वेब के जरिए भी आप इसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। वो इस तरह का क्लाइंट होगा, आपने सिंपल इसका एक यूआरएल होगा, जो यूआरएल हम वो हमें बताएगा इंस्टॉलेशन के दौरान, ठीक है। वो यूआरएल होगा, हमने उस यूआरएल पे जाना है, तो वो हमारे पास ये ओपन कर देगा ये चीज़। जब ये चीज़ ओपन कर देगा, तो आपने यहाँ अपना यूज़र नेम, जिस तरह आप यहाँ देते हैं यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, तो आप वी सेंटर के ऊपर लॉगिन कर जाएंगे। तो सेम टास्क जो आप अपने वीस्पेयर क्लाइंट से करते थे, वही सेम टास्क आप फिर अपने वेब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब वी सेंटर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगी, आया आप वी सेंटर क्लाइंट यूज करना चाहते हैं उसको मैनेज करने के लिए, या वेब करना चाहते हैं, या साइमल्टेनियसली दोनों करना चाहते हैं, आप दोनों यूज कर लें, तो आपके पास दो ऑप्शन हमेशा मौजूद रहेंगी।
अच्छा, जब आप वी सेंटर इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, जैसे ये मेरा क्लाइंट है, अब इसने चाहे वीस्पेयर क्लाइंट से एक्सेस किया हुआ है या वीस्पेयर वेब क्लाइंट से एक्सेस किया हुआ है, ये इसका वी सेंटर सर्वर है। जब आप इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो आपको जो अपने डिफरेंट EXI सर्वर हैं उनको इस वी सेंटर में मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि ऑटो ये डिटेक्ट नहीं करेगा, ना ऑटो किसी को उठाएगा, ना ऑटो ऐड होगा। तो आपको मैन्युअली इसका जो रूट जो हम देते हैं, रूट यूजर नेम पासवर्ड, जो इसका रूट यूजर नेम है, फिर हमने एक पासवर्ड रखा हुआ है, वो यूजर नेम पासवर्ड देके हम इस होस्ट को अपने वी सेंटर में ऐड कर लेंगे। जब ये वी सेंटर में ऐड हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं इसके, वो हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी लैब की तरफ और देखते हैं कि लैब में आज हम वी सेंटर इंस्टॉल करेंगे तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है। ओके गाइस, लैब में आ चुके हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपको 2 सर्वर चाहिए इसके लिए। अपने जो एग्जिस्टिंग सॉरी वीस्पेयर है आपका, या EXI या उससे अलग, वो आपका EXI वैसे ही रन करता रहेगा, और इसके अलावा आपको 2 सर्वर चाहिए। पहला जो सर्वर है वो आपका DC होगा, और इसको मैं आगे जाके फाइल सर्वर भी बनाऊंगा, और फाइल सर्वर के फिर NFS कर रहे होंगे हम, NFS शेयर जब हम वी मोशन कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो अभी हम जो, और एक मेरा ये सर्वर है जो वी सेंटर सर्वर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको डोमेन ज्वाइन करवाते हैं सिस्टम को, ताकि हम इसको रेडी कर सकें। अच्छा, इसको, अच्छा एक और चीज़, अभी इसकी रैम 4 GB है, तो डोमेन ज्वाइन करवा के इसको मैं शट डाउन करूंगा और इसकी रैम को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि हमें 8 GB चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। लैब डॉट लोकल मेरी डोमेन है, तो मैं अभी इसको ज्वाइन करूंगा, और यहाँ मैं अपना यूज़र नेम दूंगा जो कि मेरा डोमेन एडमिन का है। ओके, अभी मैं इसको रिस्टार्ट नहीं कर रहा, मैं इसको प्रॉपर शट डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें रैम भी ऐड करनी है। ठीक है, तब तक ये शट डाउन हो जाए, और हम चलते हैं अपने डीसी पे। डीसी पे हमने एक छोटा सा काम करना है। ठीक है, एक इसका रिवर्स हमने जो जोन है वो बनाना है, क्योंकि ये आईपी से भी अपने नेम को रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, अच्छा अभी 195, ओके, तो हम डीएनएस की मैनेजमेंट में जाते हैं। अच्छा, ये मेरा बंद हो गया, अगर मैं इसकी सेटिंग में रैम, अगर मैं इसकी 8 GB कर दूं, रैम मेरी 8 GB हो गई। इसको मैं सिंपल पावर ऑन कर देता हूँ, और अब हम आते हैं अपने वापस डीएनएस में, जहां हमने रिवर्स बनाना है जोन। ठीक है, अपनी नेटवर्क का कोई फॉरवर्ड तो बना हुआ है, जिसमें हमारे पास जैसे डोमेन ज्वाइन हुआ है, तो ये इसका जो सॉरी एड्रेस है वो इधर आ गया है। तो अब अगर मैं रिवर्स में जाता हूँ तो ये मेरा 192 का बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल मेरी जो नेटवर्क आईडी 195 है, तो बाय मिस्टेक शायद ये बन गया था मुझसे। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, और मैं यहाँ रिवर्स में एक नया जोन बनाता हूँ, जिसको मैं प्राइमरी रखूंगा टू ऑल डीएनएस IPv4, और इसको मैं 192.168.195 की मेरी नेटवर्क आईडी है, कंफर्म कर लेते हैं 195 ही है। इसको मैं अलाउ करके फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब जो मेरे एड्रेस है वो यहाँ भी आना शुरू हो जाएंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए काम करते हैं, ये हमारा जो डीसी है, इसकी प्रॉपर्टीज लेके इसे कहते हैं कि अपडेट कर दे अपने PTR रिकॉर्ड्स, और इसको भी मैं अनचेक करके दोबारा चेक करके इसको मैं अपडेट का बोलता हूँ। अब जब यहाँ आके मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखें यहाँ मेरे पास जो आईपी से मेरा नेम भी रिजॉल्व हो रहा है, तो मैंने रिवर्स भी इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक है, ये तो था एक छोटा सा काम जो आपने डोमेन ज्वाइन करवा के अपना रिवर्स ये लाजमी बनाना है। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो बहुत से इशू आपका वी सेंटर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, वी सेंटर के बाद अगर मैं आपको डोमेन दिखा दूं, डोमेन में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, सिंपल डोमेन इंस्टॉल की है माई लैब की, सॉरी लैब डॉट लोकल की,
और इसके अंदर जो बिल्ट इन यूज़र्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो आ रहे हैं। वी सेंटर मेरे पास आ गया क्योंकि डोमेन ज्वाइन कर चुका है और मेरे सिस्टम नेम वी सेंटर है। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये मेरा डीसी आ गया और ये मेरे सिंपल यूज़र्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये मेरे बिल्ट इन यूज़र्स हैं। ओके गाइस, वी आर गुड। अच्छा, हमारा जो ये सिस्टम है ये रिस्टार्ट होके आ गया है। तो अब हम इसको लॉगिन करते हैं अपने जो डोमेन है उसके ऊपर, और अपना जो यूज़र नेम है वो देते हैं। आई होप आप सब ने वी सेंटर का जो है वो आईएसओ डाउनलोड कर लिया होगा और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा, जैसे मैंने ही अपना ये एक्सट्रैक्ट करके इसके डेस्कटॉप पे रख दिया है। ठीक है गाइस, तो अभी हम इसको ऑटो रन पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, और अब हम वी सेंटर इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये जो मेरा सिस्टम है ये इस वक्त डोमेन ज्वाइंट सिस्टम है। तो अभी जैसे आप ऑप्शंस देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है विंडोज सर्वर, सॉरी वी सेंटर सर्वर फॉर विंडोज। ठीक है, वी सेंटर क्लाइंट आप इसके ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं। अपडेट मैनेजर इंस्टॉल कर सकते। अच्छा, तो उसके बाद आप ऑथेंटिकेशन प्रॉक्सी और डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ से सिलेक्ट करके वो चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल अब हम वी सेंटर इंस्टॉल करेंगे। आपने वी सेंटर पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये बैक एंड से जो वी सेंटर का कंपोनेंट है वो रन करेगा और आपके पास इस डिफरेंट ऑप्शंस इसकी खोल देगा। अच्छा, ये इनिशियलाइज कर रहा है, आपकी चीज़ें वगैरह चेक कर रहा है लोकल सिस्टम की। अच्छा, सबसे पहले आपने इस पे नेक्स्ट क्लिक करना है इंस्टॉलर पे, और ये लाइसेंस आप मेरे ख्याल में इसको एक प्रिंट आउट लें और बैठ के सुकून से पढ़ें। नहीं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सिंपल आप इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर दें। अच्छा, यहाँ ये आपको ऑप्शंस दे रहा है जो 6.0 में अवेलेबल है कि आपने एम्बेडेड डिप्लॉयमेंट करनी है, यहाँ एक्सटर्नल डिप्लॉयमेंट करनी है। ठीक है, एम्बेडेड में क्या होगा, यही वी सेंटर सर्वर होगा, सर्विसेज भी इसी के ऊपर चलेंगी, और सॉरी, और जो डेटाबेस है वो भी इसी के ऊपर होस्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप वी सेंटर सर्वर अलग कर इंस्टॉल, अगर आपका बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है, लाइक आपके पास 100 ऑफ वी एक्साइज हैं और 100 और थाउजेंड्स ऑफ वीएम्स हैं, तब आप इसके एक्सटर्नल डिप्लॉयमेंट में जाते हैं और इसके वी सेंटर के कंपोनेंट्स को अलग अलग इंस्टॉल करते हैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए, ताकि आपके पास, जाहिर बात है, एक वी सेंटर तो नहीं होगा, वहाँ आपके पास मल्टीपल डिफरेंट वी सेंटर भी 10 20 30 वी सेंटर होंगे आपके पास, जो आपके सब एक्साइज को मैनेज कर रहे होंगे, और उनका बैकअप होगा और वो एक पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, डिफरेंट सर्वर्स पे इंस्टॉल्ड होंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो ये ऑप्शंस एक्सटर्नल के लिए है। ठीक है, अगर आप ये करना चाहें तो आप एक के ऊपर वी सेंटर करके दूसरे के ऊपर उसका आईपी देके ये भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स मच मोर डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड। सो फिलहाल हम वी सेंटर एंड एम्बेडेड प्लेटफॉर्म में करेंगे, जो मेरे ख्याल में हमारे अगर मैं यहाँ लोकल की बात करूँ तो लोकल में ये 60 to 70% जितनी भी कंपनीज है उनमें अगर वो ये यूज़ भी कर रहे हैं VMware, तो वो एम्बेडेड पे यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम एम्बेडेड पे रख के इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये सिस्टम नेम है मेरा vcenter.lab.local, FQDN है मेरा। ये मुझे बता रहा है कि आप ये सिस्टम नेम है आपका, आप इसको कंफर्म कर लें, सर्टिफिकेट आप इसके ऊपर जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। ये मुझे एरर दे रहा है कि IPv6 है जो, वो DNS में फाउंड नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने वो डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि जो IPv4 है आपका, वो आपका बिल्कुल ठीक चलेगा। अगर आप इसको IPv6 यूज़ नहीं करना आपने तो आप इसको इग्नोर कर दें। तो फिलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, और अब ये मुझे दूसरा एरर दे रहा है कि जो आपका नेटवर्क कार्ड, जो आपका आईपी है वो DHCP पे है, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो स्टैटिक है। तो फिलहाल मुझे इससे इशू नहीं है, मैं अपना DHCP पे ही रखूंगा, इसको बाद में भी आप स्टैटिक कर सकते हैं। सो मैं इसको ओके करूंगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इधर, जब आप वी सेंटर इंस्टॉल करेंगे तो वी सेंटर सिंगल साइन ऑन यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर डोमेन vsphere.local ये बनेगा। ये जब आप फर्स्ट टाइम इस पे लॉगिन करेंगे वेब के जरिए, तब आप एडमिनिस्ट्रेटर एट vsphere.local से लॉगिन करेंगे, और ये वो पासवर्ड है जिससे आप फर्स्ट टाइम अपने वी सेंटर के ऊपर लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप इसको एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेट करवाते हैं, जिससे भी ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और या ये दूसरा ऑप्शन है, अगर आप एग्जिस्टिंग, जैसे मैंने बैक एंड पे बात की, वी सेंटर कुछ और है, मतलब आपने चीज़ें सेपरेट की हुई हैं, तो अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई वी सेंटर चल रहा है और उसके ऊपर सिंगल साइन ऑन डोमेन कोई चल रहा है, तो यहाँ आप अपने जो
सर्विस कंट्रोलर है उसका FQDN दे के यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर ही रहेगा और पासवर्ड यहाँ असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा फर्स्ट वी सेंटर है तो इसलिए मैं इस पर क्लिक करके इसका एक पासवर्ड वो सेंड कर दूंगा। सो पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखिएगा इसका, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करता पासवर्ड को, नॉर्मल पासवर्ड को। ठीक है, मैंने इसका पासवर्ड रख दिया, साइट नेम डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट ही रहने दें इसको, और मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अच्छा, ये अब आपसे सर्विस अकाउंट का पूछ रहा है। मैं कहूँगा कि सिंपल लोकल सिस्टम यूज़ कर लो, या आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं ये कौन सा सर्विस अकाउंट है या कौन सी जिस चीज़ से ये सर्विस रन हो, तो आप यहाँ वो बता भी सकते हैं। लेकिन आप इसको लोकल सिस्टम पे रखें ताकि आपको ज़्यादा कोई मुश्किल या मुश्किलात का सामना ना हो आगे। इसको नेक्स्ट कर दें। ठीक है, ये देखें यूज़ एन एम्बेडेड डेटाबेस। ठीक है, वी पोस्टग्रेस की एम्बेडेड डेटाबेस यूज़ करेगा जिसको आप देख नहीं सकते, ये बैकएंड पे काम करेगी और सारी चीज़ों कॉन्फ़िगरेशन करेगी। यहाँ आपके पास अगर एसक्यूएल चल रहा है या कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस सर्वर चल रहा है तो आप एक्सटर्नल पे क्लिक करके यहाँ अगर आप ड्रॉप डाउन पे करेंगे और एसक्यूएल अगर चल रहा है आपके नेटवर्क पे या इस सर्वर पे, तो ये यहाँ से उसको डिटेक्ट कर लेगा और फिर आप डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह यहाँ से असाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम एम्बेडेड पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी जो पोर्ट्स हैं उसको बता रहा है कि HTTP पोर्ट इस पे रहेगी, HTTPS इस पे रहेगी, vSphere टोकन सर्विस इस पे चलेगी। अच्छा, इसको एक्सेस करने के लिए आपकी जो ये पोर्ट है 9443, ये आप यूज़ करेंगे इसको एक्सेस करने के लिए। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको स्क्रीनशॉट को सेव कर लें इधर, ताकि कल को आपको कोई मसला आता हो तो आपको पता हो, बजाय इसके कि आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो कि कौन सी पोर्ट किस लिए यूज़ होती है, तो आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हो। ठीक है, अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा और इसको नेक्स्ट करके, ठीक है, और ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं इसकी चीज़ें वगैरह यहाँ सेव करूँगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको कहीं भी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मेरे पास कोई और ड्राइव है या शेयर डाटा स्टोर है, कहीं भी है, कुछ भी है, तो मैं वहाँ भी इसको सेव कर सकता हूँ। लेकिन अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको सी प्रोग्राम फाइल में VMware में जाने दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट कर दूंगा। सो ये अब मुझे चीज़ें की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, आप हो सके तो इसका भी एक स्नैपशॉट ले लें कि आपको कल को याद रहे कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर है इस पे .local पे लॉगिन करना है, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ये थी, आपने एम्बेडेड डेटाबेस रखी थी, विंडो लोकल सिस्टम अकाउंट यूज़ किया था। ठीक है, और क्रिएट अ न्यू वी-सेंटर सिंगल साइन ऑन डोमेन किया था जिसका आपने ये कॉन्फ़िगरेशन रखी थी। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं इसकी। अच्छा, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, हो सकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा भी ले सकता है, डिपेंड ऑन योर सिस्टम। सो जैसे ही ये इंस्टॉल होता है तो फिर हम वापस आते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं। ओके गाइस, हमारी इंस्टॉलेशन जो वी सेंटर की है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप आपकी भी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई इंस्टॉलेशन में मसला है या फेल्ड हो गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे उर्दू IT अकेडमी की तरफ से आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे, और वेब ब्राउज़र से अब हमने एक्सेस करना है अपने vSphere क्लाइंट को। ठीक है, तो मेरा इस सर्वर के ऊपर vCenter इंस्टॉल है तो मैं इसको लोकल होस्ट पे एक्सेस करूँगा। ठीक है, अगर मैं लोकल होस्ट विदाउट एनी पोर्ट एक्सेस करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए मुझे जाने नहीं देगा। अगर मैं इसको 9443 मेरी पोर्ट है, ठीक है, जो आपको भी पता है अगर आपने इसको किया है। ठीक है, तो ये आपकी जो पोर्ट है 9443, ठीक है, ये आपकी वो पोर्ट है जिसके ऊपर वो आपका वेब क्लाइंट है, और ये डिफरेंट पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल है। और अपने लोकल होस्ट को एक्सेस करते हैं। लोकल होस्ट पे एक्सेस करेंगे, ये आपका वी सेंटर है। ठीक है, और आप इसको लॉगिन वाया वेब क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा इसके ऊपर, सिंगल साइन ऑन के ऊपर। यहाँ आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे जो आपने सेट किया हुआ है। मैंने दिया था एडमिनिस्ट्रेटर एट vSphere.local, और मेरा पासवर्ड था ये। अभी ये आपका इस यूज़र से लॉगिन होगा। सो अब हम करेंगे क्या, अब हम सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं अपनी एक एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, ताकि हमारे जो डोमेन एडमिन्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर जो डोमेन का है वो भी इस वी सेंटर के ऊपर लॉगिन कर सके, और रोल्स एंड परमिशंस वगैरह हम इसकी देखते हैं। अच्छा, हो सकता है ये आपको HTTP, बल्कि ये श्योरली आपको HTTPS का एरर देगा।
ठीक है, जब आपको HTTPS का एरर दे तो आपने उसको पास कर देना है। पास करने के बाद आपके पास ये कंसोल लॉगिन का आ जाएगा। ठीक है, ये आपका व्यू है जो vSphere वेब क्लाइंट जो vCenter है उसका। ठीक है, तो ये लाइसेंस का एरर है, इसको मैं बंद करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे इसकी ऑथेंटिकेशन अपने जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है डोमेन का उसके साथ। सो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे इसकी। ठीक है, यहाँ आप डिफरेंट सेटिंग्स देख सकते हैं जिसको हम देखेंगे हमारे लेक्चर में, जो हमारा इंडिविजुअल होगा इसके ऊपर। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाऊँगा इसके आइडेंटिटी सोर्स में, और यहाँ मैं इसको, जैसे ये मैंने ऐड किया हुआ है इसको, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से ऐड करेंगे इसको। ऐड करने के बाद आप अपना ओपन एलडैप, अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है किसी और पे चल रहा है, उससे ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। अगर आप एंटीग्रेटी एलडैप से अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बेस डीएन यूज़र नेम। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इंटीग्रेटेड विंडो ऑथेंटिकेशन, तो ये देखें ये लैब डॉट लोकल, जो कि ऑलरेडी मेरा सिस्टम डोमेन पे ज्वाइंट है, तो लैब डॉट लोकल ले आया। और यूज़ माई मशीन अकाउंट, जिससे मैं लॉगिन हूँ मशीन से, उसी अकाउंट से ये कर देगा। अगर आप स्पेसिफिक देना चाहते हैं तो आप यहाँ स्पेसिफिक करके अपना यूज़र नेम पासवर्ड भी यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको मशीन पे अकाउंट पे रख के ओके कर दूंगा और वेट करूंगा कि ये टास्क रन हो रहा है। इधर टास्क रन हो के ये मेरी एक्टिविटी की ऑथेंटिकेशन आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं बैक अपने vCenter इन्वेंटरी लिस्ट में, और यहाँ हम vCenter जितने भी सर्वर्स हैं vCenter सर्वर्स के, वो यहाँ लिस्टेड हो जाएंगे, एक हैं दो हैं जितने भी हैं। सो मेरा ये पहला vCenter डॉट लैब डॉट लोकल है इसका FQDN। ठीक है, मैं इसकी जाऊँगा मैनेज में। ठीक है, मैनेज में जाके मैं इसकी परमिशंस में जाऊँगा कि मैंने इसके ऊपर परमिशंस असाइन करनी है। ठीक है, परमिशंस पे जाके मैं यहाँ ऐड करूँगा, और ये आपका रोल्स है, रोल बेस्ड आपने किस तरह की परमिशंस देनी है। अच्छा, तो अभी इसमें मैं ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद मैं यहाँ से डोमेन अपनी लैब पे क्लिक करूँगा। अब जो मेरे डोमेन जितने भी यूज़र्स हैं वो यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने ग्रुप्स को भी कर सकते हैं। सो मैं डोमेन एडमन्स को दूंगा, डोमेन एडमन्स ऐड कर दूंगा। ओके, उसके बाद इसको क्या राइट्स देने हैं आपने, रीड ओनली देने, नो एक्सेस, किस तरह के राइट्स देने। मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर रहने दूंगा और इसको ओके करूंगा। सो अब आप अगर देखेंगे तो मेरे पास यहाँ लैब के सॉरी vSphere लोकल के, और यहाँ मेरे पास उसके राइट्स आ जाएंगे। ठीक है, DNS एडमिन, सॉरी, I think we have added DNS admins instead of domain admins. So we have to delete them. Click on plus sign, add group first, lab, domain admins. Sorry, domain admins. Okay, okay. So यहाँ मेरे पास अब डोमेन एडमिन आ गया। सो अब अगर मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर दूंगा, और उसके बाद अगर मैं अपने लैब के एडमिनिस्ट्रेटर से जाऊंगा, जो मेरा डोमेन एडमिन है, तो ये मुझे लॉगिन करने देगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप पहले इसका आईपी देखते हैं क्या है, 195.131। और अब हम चलते हैं, ये लॉगिन थोड़ा टाइम लेगा, लॉगिन करने देगा, चेक कर लेते हैं इसको भी। अब हम चलेंगे अपने vSphere क्लाइंट पे, जो एग्जिस्टिंग हमने जो जिससे हम अपना उसको एक्सेस करते हैं। सो वहाँ से फिर हम इसको एक्सेस करके vSphere क्लाइंट से अपना जो EXI है उसको इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी ये देखें एक्सेस हो गया। फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ
और यहाँ मैं आ चुका हूँ और मैं अपने vSphere क्लाइंट से 131 से लैब एडमिनिस्ट्रेटर से मैं अपने जो vCenter सर्वर है मैं उसको एक्सेस करूँगा। ठीक हो गया, ये मेरा vCenter सर्वर एक्सेस हो गया। सो ये मेरा vCenter है। सबसे पहले इसके अंदर हम बनाएंगे डाटा सेंटर। ठीक है, डाटा सेंटर के अंदर आपके जो होस्ट हैं वो ऐड होंगे, माई डाटा सेंटर 01। ठीक है, अब इस डाटा सेंटर के अंदर आप होस्ट ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करके एक क्लस्टर बनाएंगे, वो बाद में, पहले अभी हम उसमें होस्ट ऐड करेंगे। होस्ट का हमारे आईपी क्या है, 12168। क्या आईपी था, अगर मैं एक और खोल लूँ तो 129 195 129 195 129। ठीक है, यहाँ मैं इसका यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा, जो हमारा EXI का यूज़र नेम पासवर्ड है। नेक्स्ट करूँगा। अब ये उससे कम्युनिकेट करेगा इस यूज़र नेम पासवर्ड से कि ऑथेंटिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा उसको। मतलब यूज़र नेम पासवर्ड ठीक है, आपने जो दिया है वो उसको एक्सेस है एडमिनिस्ट्रेटर की। अभी वो कह रहा है कि उसको एक्सेस होस्ट में भी अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। ठीक है, अभी मेरे ख्याल में हमें एक काम करना चाहिए, हम पहले इसको 129 है। ओके, रूट 123। एक और चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, ये रन करा हुआ है 128, सॉरी इसका IP 128 है। सो हम सिंपल यहाँ 128 कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे। सो ये देखेगा कि ऑथेंटिकेशन, ये वो जो सर्टिफिकेट का हमारे पास एरर वहाँ भी आता था, मैं इसको यस करूँगा। वन टू एट हमारा IP था, तो हमने यहाँ इसको जो इसका पासवर्ड है वो यहाँ दे देंगे इसको। ठीक है, और पासवर्ड दे के ये आपके पास ये मशीन की इन्फॉर्मेशन ले आया कि इसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन है, ये इसका IP है। मैं नेक्स्ट करूँगा। लाइसेंस की मेरे पास अभी नहीं है, एवेल्यूएशन मोड पे जाने देंगे इसको। इनेबल लॉकडाउन मोड अगर कर दूंगा तो फिर वीसेंट, फिर उसके बाद मैं मैन्युअली यहाँ से जिस तरह मैं एक्सेस करता था अपने vSphere क्लाइंट को, इस तरह मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकूंगा। नो मोर एक्सेस वाया दिस रूट और ब्ला ब्ला जो भी है, वो सिर्फ vCenter के जरिए एक्सेस होगा। तो नॉर्मली हम लॉकडाउन मोड को ऑन नहीं करते। ठीक है, और मैं इसको डाटा सेंटर में अपने फिनिश कर दूंगा। अभी नीचे देखेंगे आप प्रोग्रेस में है। ठीक है, और जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपका जो आपका EXI सर्वर है वो आपको यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखें तो भी ये डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि ये भी ऐड हो रहा है। ओके, कंप्लीट हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरा थोड़ी वार्निंग दे रहा है कि SSH मैंने इनेबल किया हुआ, आई नो दैट। और ये मेरी मशीन जो इस वक्त सर्वर पे रन कर रही थी वो यहाँ इस वक्त आ चुकी है और रनिंग स्टेट में ही आई है। ठीक है, सो ये तो था। ठीक है गाइस। ओके गाइस, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर था
सो आज हमने वी सेंटर इंस्टॉल भी कर लिया है और हमने कुछ उसकी रोल्स एंड परमिशंस भी देख ली हैं एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट करवा के। बाद में हम अपना अपना जो एक EXI सर्वर का होस्ट है वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वी सेंटर की डिफरेंट सेटिंग वेब के ज़रिए देखेंगे, जो कि जिसमें हम रोल्स एंड परमिशंस भी देख रहे होंगे, डिफरेंट सेटिंग्स VM की हम वेब के ज़रिए क्या कर सकते हैं जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। और कल इंशाल्लाह हम टेम्पलेट्स पे भी देखेंगे कि व्हाट इज़ टेम्पलेट्स और टेम्पलेट्स किस तरह काम करती हैं हमारे वी सेंटर सर्वर में, क्योंकि EXI में ये अवेलेबल नहीं होती टेम्पलेट्स। ये वी सेंटर इंस्टॉल करने के बाद ही हमारे पास ऑप्शन आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्चुअलाइजेशन की। ठीक है, सो कल हम उस पर बात करेंगे कि वो चीज़ क्या होती है, टेम्पलेट्स किस तरह काम करती हैं, टेम्पलेट्स पे हम कैसे डिफरेंट मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।